मिस्टर संजय श्रीवास्तव जी, वेरी नाइस टू मीट यू। आई थिंक आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आप क्रिप्टो में कुछ इन्वेस्टमेंट करने की बात सोच रहे थे, तो मैंने ये सोचा क्यों नहीं हम ये आपको बता देते। स्वयं स्वस्थ रह के और लोगों को स्वस्थ कैसे रहा जाए इसकी शिक्षा देता हूँ। मैं कोई योगाचार की तरह योगा क्लासेस नहीं चलाता हूँ, लेकिन लोगों को प्रेरित करता हूँ कि अगर आप योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आनंद को कंटिन्यूअस आपके साथ रखने के लिए या उस आनंद में आपको विभोर करने के लिए गुरु आपके नाम के आगे नाथ, आनंद, आदित्य ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं। वो नेता आपके पास अगर उसका कोई राजनीतिक हित न हो, वोट न मांगना पड़े, कभी आपका हालचाल लेता है, जबकि प्राइमरी इकाई आप हैं जिनकी वजह से वो नेता। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज फिर अपने वादे के मुताबिक मैं एक अजीम हस्ती जौनपुर से हमारे पुराने मित्र के साथ में पॉडकास्ट में उपस्थित हूं। आप लोगों के लिए बहुत सारी बातें उनसे होनी है। विष्णु जी नमस्कार। नमस्कार सर। विष्णु जी के बारे में मैं बताऊं कि ये सामाजिक व्यक्ति हैं, बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं। जौनपुर में निवास करते हैं, एक पत्नी है सही बात। बच्चे हैं दो, मतलब पारिवारिक 2 बच्चे हैं, एक खुद हैं। माता विष्णु जी। कुमार के नाम से जाने जाते थे। माता जी को अपने साथ रखते हैं, सरकारी नौकरी में है। एक्चुअली इनको जानते हैं दोस्तों, क्या होता है ना कि 50 साल की अवस्था तक आते आते ना आदमी सन्यास की तरफ रास्ता लेता है। तो मैं 50 का हूँ, मैं भी एक आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ और विष्णु जी भी एक आश्रम से जुड़े हुए हैं। हम लोगों का करीब 15-20 साल पुराना संपर्क है और आज मुझे मौका मिला कि मैं इनसे थोड़ा सा बखिया उधेड़ बात कर सकूं। बखिया उधेड़। तो ये सन्यास आश्रम की तरफ अग्रसर हैं, लेकिन निवेदन ये है इनसे आप लोगों के माध्यम से कि परिवार का दायित्व पूरा करने के बाद संपूर्ण आश्रम का उपयोग करें। स्वामी कुमारानंद विष्णु जी। तो नाम बदलने की क्या उपयोगिता पड़ गई आपको? नहीं, ऐसी कोई उपयोगिता नहीं थी, लेकिन जहाँ तक हमारी सनातनी परंपरा की बात करें और गुरु शिष्य परंपरा की बात करें, तो गुरु के सानिध्य में जाने के बाद जो हमें आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को कंटिन्यूअस आपके साथ रखने के लिए या उस आनंद में आपको विभोर करने के लिए गुरु आपके नाम के आगे नाथ, आनंद, आदित्य ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं। जब आपने अभी देखा होगा महामंडलेश्वर ने एक नया नाम दिया ममता जी को, तो उसी तरीके से जब गुरु के सानिध्य में आप जाते हैं और गुरु आप। ममता जी तो निकाल दी गई। हाँ, वो देखिए कंट्रोवर्सी है, उनको क्यों लाया गया, क्यों निकाला गया, उस पर हम बाद में बात कभी दूसरे पॉडकास्ट में किया जाएगा। मेरी जो आपने आनंद पूछा कि नाम क्यों बदला, तो मेरा नाम विष्णु कुमार था। तो विष्णु कुमार को आनंद की प्राप्ति भौतिक दुनिया में जो होनी थी वो तो हो गई 50 सालों में। आध्यात्मिक दुनिया में जिस असीम आनंद के लिए हम आए हैं, जिस परमात्मा से अपना साक्षात्कार करना चाहते हैं, वो आनंद बिना गुरु के नहीं होता। गुरु जो होता है वो सबसे पहला गुरु माँ होती है। सबसे पहला गुरु माँ होती है। जी जी जी। माता और पिता मिलके एक सुंदर सा नाम देते हैं। विष्णु जो पालनहार है जी, उनका नाम आपको दिया गया। दोस्तों, कितना लच्छेदार बात विष्णु जी कर रहे हैं। और जब आदमी पारिवारिक जीवन से निकल के सन्यास की तरफ अग्रसर होता है, सन्यास का मतलब ये नहीं होता है कि दुनियादारी को छोड़ बिल्कुल दिया नहीं, जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सनातनी परंपरा में 4 आश्रम बताए गए। वर्ण आश्रम जो है हमारे, और जो हमारे सामाजिक जीवन को जीने के लिए थे, ठीक है, उन 4 आश्रम में अंतिम आश्रम है वानप्रस्थ। और उसकी शुरुआत जो होती है वो 50 वर्षों के बाद, जब आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लेते हैं, तब आप वैराग्य की तरफ या वानप्रस्थ की तरफ अग्रसर होते हैं। और वहाँ फिर आप प्रभु की सेवा में, प्रभु के प्रार्थना में, प्रभु को प्राप्त करने के मार्ग पे चलते हैं।
वर्णाश्रम के हिसाब से तो मतलब चौथेपन में आश्रम में जाना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। नहीं, देखिए हमारे परंपरा में कहीं ये नहीं कहा गया कि आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रोहिबिटेड नहीं किया गया। मैं आज के लोगों की बात नहीं करता जो आज के धर्माचार्य या धर्म के हिसाब से कर्मकांड सिखाया जा रहा है लोगों को, लेकिन वैदिक परंपरा में अगर देखिए तो वहाँ ऐसी किसी भी चीज़ का निषेध नहीं बताया गया। आपको सदाचरण की बात कही गई है। अब वो सदाचरण में 900 चूहे खाने वाली बात तो कहीं आती नहीं, क्योंकि सामाजिक जीवन जीना है तो आपको समाज के हिसाब नहीं, से जीना 900 चूहे खाने का मतलब है कि दुनिया भर के हालांकि वो कहावत ही है। कहावत ही है। मैं तो जो हमारा सूक्ष्म अध्ययन है उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि वाल्मीकि भी तो डकैती करते थे, जी 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 जी, है कोई ना? जरूरी थोड़ी है तो कि ममता हाँ। कुलकर्णी को निकाल के गलत किया कि सही किया? देखिए, ममता कुलकर्णी को निकाल के गलत किया कि सही किया, इसमें मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस अखाड़े से वो संबद्ध हुई, वह अखाड़ा जो है, वह अखाड़ा एक असामान्य समूह के लिए निर्मित किया गया अखाड़ा था। अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप हम सबके बीच है, जब भगवान कृष्ण, भगवान शिव ने माता पार्वती और शिव एकाकार हुए, वह है अर्धनारीश्वर। और उस परंपरा को लेकर ये अखाड़ा उस परंपरा में है। तो अब एक सामान्य नारी को उस परंपरा में महामंडलेश्वर बनाना, ये उस उनके जो गुरु थे उनको ही समझ में लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण एक्चुअली उस परंपरा में जाने का एक रीजन था जो मैंने अध्ययन के दौरान देखा कि उस परंपरा में मतलब जो किन्नर अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा जो था, किन्नर अखाड़े में सांसारिकता के साथ साथ संन्यास बताया जाता है। तो ममता कुलकर्णी जी को मुझे लगता है कि वो भाग गया कि हम समाज में भी रह लें, भोग विलास भी करते रहें और सन्यासी भी बने रहें। ये लोगों को पचा नहीं। नहीं 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 नहीं, ये तो सही बात है कि लोगों को नहीं पचा। दरअसल जो उस अखाड़ा की परंपरा को लेके आए हैं, हाँ, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने विरोध नहीं किया, वही उनको महामंडलेश्वर के लिए लेके आई सामने। लेकिन उस परंपरा में जब वो, आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इस परंपरा में महामंडलेश्वर बनी, तो वो गुरु शिष्य परंपरा है, एक परंपरा चली आ रही है। उस परंपरा की जो प्रथम दृष्टिया जो देखा जाता है कि वो योग्यता आप में है कि नहीं, किन्नर अखाड़ा है तो किन्नरों के लिए है। सामान्य अखाड़े में भी तो आप जा सकती थी। सामान्य अखाड़े में सारी परंपराओं का निर्वहन करना पड़ता, और इसीलिए ये विरोध हुआ। इसीलिए उनके लक्ष्मी नारायण जी के गुरु जी ने ये विरोध किया है, न कि किसी और ने। जी जी। तो चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। ये सन्यास वाली बातें तो हो गई। थोड़ा सा ममता कुलकर्णी जी मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि उन्होंने पिक्चर में काम किया था ना, करण अर्जुन आएंगे वाले में, तो इसलिए मैंने व्यक्तिगत मुझे अच्छा लगा। लेकिन जब विवादों में आई, जब ड्रग्स का इल्ज़ाम उनके ऊपर लग गया और मतलब जो बहुत बड़े बड़े नाम से उनका नाम जुड़ा स्कैम में, तो थोड़ा सा छवि धूमिल हो जाती है। छवि धूमिल हो से मुझे याद आया कि दोस्तों, विष्णु जी अपनी सांसारिक जीवन के साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छे अध्ययन के दृष्टिकोण से इन्होंने एलएलबी भी की है। आपने जी जी जी, एलएलबी वकील भी हैं, और सबसे बड़ी बात इनको डॉक्टरेट भी किया हुआ है। डॉक्टरेट में DYNS। जी जी, DYNS क्या है ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। इसकी अगर संपूर्ण शाब्दिक अर्थ की बात करें तो DYNS मतलब डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरल साइंस। योगा भी सिखाते हैं आप? सिखाने का तो अभी तक मैंने किसी को प्रयास नहीं किया। स्वयं स्वस्थ रह के और लोगों को स्वस्थ कैसे रहा जाए, इसकी शिक्षा देता हूँ मैं। कोई योगाचार की तरह योगा क्लासेस नहीं चलाता हूँ, लेकिन लोगों को प्रेरित करता हूँ कि अगर आप योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। योग से ही मन को शांति मिलती है, और सबसे बड़ी बात है कि जैसा धर्माचार्य लोग बताते हैं कि योग से आपका विकार भी दूर होता है, मानसिक शांति रहती है, डिप्रेशन से दूर रहते हैं। बिल्कुल। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। आप तो उसका डिप्लोमा किए हुए हैं। बिल्कुल होता है। लेकिन कैसे, मतलब क्या लगता है, कैसे आदमी अपनी सांसारिकता से, अपने भावजाल से आदमी मुक्ति कैसे पा सकता है, कैसे ध्यान लगा सकता है, कैसे ध्यान देखिए, लगाए? ध्यान लगाने की कई चीज़ें हमारे यहाँ बताई गई। शायद उसी परंपरा में जब हम साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म की बात करते हैं
तो निराकार के साथ ध्यान लगाना लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है। आज हमारे आपके बीच में भगवान कृष्ण मैं राधा के साथ उपस्थित हैं, तो ये साकार ब्रह्म का एक स्वरूप है। तो आप किसी एक बिंदु पे एकत्र होकर के अगर किसी चीज को केंद्रित करके अपना ध्यान थोड़ी देर वहां पे लगाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको मन की शांति मिलेगी। लेकिन आपको कहा जाए कि आपके सामने कुछ भी नहीं है, निर्विकार है सब कुछ, और आप ध्यान लगाइए, तो आपका ध्यान भटकेगा ज्यादा। बिल्कुल। सुना है आप पाक शास्त्र में भी निपुण हैं। हाँ, ये बात है, क्योंकि ये परिस्थितियों के द्वारा दिया गया ज्ञान है। ये जबरदस्ती भाभी जी करवा लेती हैं नहीं या? नहीं नहीं, भाभी जी नहीं करवाती हैं। हुआ ये कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, अच्छा। और मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे और मेरी माताजी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। ऐसी परिस्थिति में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और दोनों लोग अपने अपने काम पे चले जाते थे, तो दोपहर में स्कूल से आने के बाद मुझे कुछ खाने की जब इच्छा होती थी, तो मैं अपने से ही कुछ बनाना शुरू किया। और मेरे पिताजी माताजी दोनों अच्छे मतलब खाना पका लेते थे, बनाते थे, तो मैं उनको देखते देखते जो गलतियां होती थी वो पिताजी माताजी ने सुधारा, और बाद में एक अच्छा भोजन पकाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रयास मतलब निपुण हो गए आप उसमें। निपुणता तो मुझे जहां तक समझ में आता है, निपुणता किसी में नहीं आती। परिपक्व तो कोई नहीं हो सकता। सतत सीखने की प्रक्रिया ही जीवन है। बहुत बढ़िया आपने कहा कि सीखने की प्रक्रिया ही जीवन है। और अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे कि आप किस, जैसे एलएलबी करने के बाद, एलएलबी तो एक उद्देश्य से किया होगा आपने, जी जी तो जी। आपने कचहरी वचहरी जाना शुरू नहीं किया? नहीं, मैं कचहरी गया। मैं 99 में पास आउट किया, और 2000 का मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का रजिस्टर्ड एडवोकेट बना। और उसके बाद से मैंने सितंबर 2002 से मैंने जौनपुर के सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। मेरे स्वर्गीय गुरुजी जिन्होंने मुझे सिविल सिखाई, सुरेश चंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने मुझे क्रिमिनल केसेस सिखाए, श्री दीपक डे जी, स्वर्गीय दीपक डे जी रिनाउंड वकील थे जौनपुर के। और इन दोनों के गुरुओं के सानिध्य में मैंने व्यावहारिक एलएलबी मतलब व्यावहारिक वकालत सीखी। और आगे फिर मैंने 2009 में हाई कोर्ट ज्वाइन किया, और 2013 तक हाई कोर्ट में। लेकिन इन 13 साल की अपनी यात्रा में मुझे एक चीज़ जो नहीं भाई, वो ये कि मैं अपने काम के साथ अपनी आत्मा को नहीं जोड़ पाया। अच्छा। क्योंकि थोड़ा सा मैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बचपन से था, आध्यात्म के निकट था। तो मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो मेरा ये सोचना था कि जो पैसा मैं लेके आता हूँ वकालत से, उसमें कहीं ना किसी की आह और वाह छिपी होती है। और जब आह का पैसा आता है तो आपका डेवलपमेंट भी आह की तरह होता है। तो मुझे ये बात 13 साल बाद रियलाइज़ हुई, और मैंने वकालत को क्विट किया। वकालत में आह कहाँ लगती है भाई? आप तो किसी को मतलब अपराध से बचाते हैं, दलील देते हैं, लेकिन हाँ है कि एक भाई वही किताब पढ़ के एक भाई उसके बचाव में खड़ा होता है, एक भाई उसके सजा दिलाने के। देखिए, अगर लिटरली आपको इस प्रश्न का मैं उत्तर दूं, तो एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से यह बात सही है कि आप किसी की मदद कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इसकी गहन चिंतन की बात अगर हम करें, जैसा कि हमारे जैसा व्यक्ति शायद सोचता होगा, जैसा मैंने सोचा, कि आप अगर किसी व्यक्ति को बचा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले व्यक्ति का आप विरोध कर रहे हैं। अगर उस व्यक्ति को जिसको आपने बचा के निकाल लिया और सामने वाले को सजा हो गई, तो चूंकि आपराधिक कृत्य एक व्यक्ति ने किया था, लेकिन उसके सजा के बाद उसके बाद पड़ने वाला जो भी परिणाम है वो समस्त परिवार भुगतता है। उसकी पत्नी, उसके माँ बाप, बच्चे सभी उससे प्रभावित होते हैं। तो उसको सजा दिलाना आपका कर्तव्य था, आपने दिला दिया। लेकिन उसके बाद जो प्रभावित हुए उनके मन से कभी क्या आपके लिए दुआ निकलेगी कि आपने उसके पिता को सजा दिला दी, आपने उसके बेटे को सजा दिला दी? वो जब भी आपका चेहरा याद करेगा, यही याद करेगा कि आपकी वजह से, जबकि वो जानता है कि वो अपराधी है। एक बार बताइए, अपराधी है तो उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, और निसंदेह। नेचुरल सी बात है कि जो अपराधी के साथ रहेगा उसके ऊपर तो उसका छींटा पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन अगर दिल से निकली, आप एक अपराधी के दिल से या अपराधी के परिवार से भी दिल से निकली आह है, तो आप तक पहुंचेगी जरूर, क्योंकि एनर्जी का जो प्रसारण है वो बहुत तेज होता है।
आप दुनिया के दूसरे कोने में भी रहे और यहाँ से किसी ने आह आपके लिए निकाली तो आप तक पहुंचेगी जरूर। तो आपके पेशे से ये मेरे आत्मा से ये पेशा रिलेट नहीं कर पा रहा था, तो 13 साल बाद मैंने इसको छोड़ दिया। आपकी आत्मा से रिलेट मतलब आपने और भी काम किए, जी है ना। जैसे मित्रों, ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हैं, जी। मतलब आपके राजस्व व्यवस्थापन में ये बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो जी। क्या आपका ये इंटरेस्ट क्षेत्र रहा है? जी रहा है और आज भी है। आज भी है। जी आज भी मैं लोगों को उनके निवेश को कैसे हम बढ़ाएं, कैसे सुरक्षित निवेश कराएं, इसके बारे में लोगों को सेमिनार देता हूं और टिप्स देता हूं। उसकी कोई फीस नहीं चार्ज करता। ये है कि जो लोग मेरे सलाह से हमारे साथ आते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, उसका मुझे कुछ फ़ायदा होता है और मोस्टली फ़ायदा, मोस्ट पार्ट ऑफ द जो प्रॉफिट है वो उस व्यक्ति का होता है, क्योंकि रिस्क भी उसी का होता है और गेन भी उसी का होता है। किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप इस समय? इस समय जो सबसे तेज क्षेत्र पूरे विश्व में चल रहा है क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आज क्रिप्टो करेंसी को लोग लेकर के भारत जैसे देश में बहुत ज़्यादा भ्रामकता है। कुछ लोग कहते हैं ये गैर कानूनी है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कुछ लोगों के साथ धोखा हो जा रहा है, स्कैम हो जा रहा है। क्रिप्टो की जहां तक बात कर रहे हैं, अगर क्रिप्टो इतना ही प्रभावशाली होता तो भारत सरकार इसको ओपनली मतलब क्यों प्रमोट ना करती? हमारे यहाँ, हमारे देश में क्या ऐसे जाइंट कम हैं, ऐसे उद्योगपति हैं जो पूरा इसको विश्व में छा सकते हैं? आपके प्रश्न में ही आपका जवाब ही छुपा हुआ है। आपने कहा हमारे देश में से बहुत से जाइंट हैं, तो एक सबसे बड़ा जाइंट आज इस इंडस्ट्री में उतर भी चुका है। आपके सूचना को करेक्ट करते हुए मैं बताऊंगा कि भारत का सबसे बड़ा जाइंट जियो, मुकेश अंबानी। अच्छा, क्रिप्टो में आ गए हैं? जी, उन्होंने अपना क्रिप्टो कॉइन रिलीज किया, पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे रिलीज किया, लेकिन अभी उसकी वैल्यूएशन को उन्होंने नहीं बताया है कि एक कॉइन की वैल्यू क्या होगी। अगर क्रिप्टो कॉइन के अगर हम लोग गहराई में जाएंगे तो पॉडकास्ट हमारा बड़ा लंबा जाएगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आज दो तरीके की इकोनॉमी आपस में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही है। एक जो हम वर्षों से 3000 सालों से लगातार चला रहे हैं, जिसका परिणति ये है कि आज हम फिएट करेंसी के साथ डील करते हैं। आपके जेब में भी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा छापी गई मुद्रा होगी। इसी तरीके से हर देश के द्वारा उनकी पॉलिटिकल एजेंसी एक मुद्रा का चलन करती है, जिसको हम रुपया, डॉलर, दिनार, दिरहम कुछ भी बोलते हैं। और उसके पीछे जो एम्पावरमेंट है वो है उस देश का पॉलिटिकल पावर। जिन देशों में पॉलिटिकल अराजकता बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, आपने देखा होगा उन देश में मुद्रा का बहुत ज़्यादा अवमूल्यन हुआ। इसका प्रत्यक्ष सबसे ताज़ा उदाहरण है श्रीलंका और पाकिस्तान। श्रीलंका में महंगाई दर इतनी बढ़ी कि लोग राष्ट्रपति भवन में घुसे, उनको उतने पैसे में कुछ नहीं मिल रहा था जितने में वो बहुत कुछ पा जाते थे। पाकिस्तान की बात करें तो 500 रुपये किलो तक आटा पहुंच गया। अगर इस स्थिति से 10 साल पीछे जाइए तो देखिए वहाँ पे क्या था। जब इतना भ्रष्टाचार नहीं था, पैसा वहाँ का विदेशों में नहीं गया, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के लोग मंत्रिमंडल में भ्रष्ट मंत्री नहीं आए थे, तब तक तो चल रहा था। जब मुद्रा निकल के कि कहीं और चली जाती है और उस मुद्रा को बैलेंस करने के लिए, उस करेंसी को बैलेंस करने के लिए जो एक पावर गवर्नमेंट के पास होती, प्रिंटिंग पावर, उसके जरिए मुद्रा को और डाल दिया जाता है, तो इससे मुद्रा का अवमूल्यन बढ़ता जाता है। ऐसी तरह की एक परिस्थिति आई थी 2008 में, और 2008 में ये हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा एक बैंक, लेमन ब्रदर्स बैंक, दिवालिया हुआ। तो और आर्थिक मंदी भी बहुत बड़ी थी वो। ऐसे में ये हुआ कि अब हमने स्टाइल तो बहुत चेंज कर ली। पहले बाटा, फिर स्वर्ण मुद्राएं, फिर नोट, फिर प्लास्टिक करेंसी जिसको हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं, फिर ऑनलाइन पेमेंट यानी कि पे फोन, गूगल पे, इन सब का इस्तेमाल। ये स्टाइल चेंज करना था, सिस्टम चेंज करना नहीं था। सिस्टम चेंज हुआ 2008 में आके, जब बिटकॉइन जैसा एक क्रिप्टो करेंसी आया जो एक नॉन पॉलिटिकल पैसा था, जिसको किसी पॉलिटिकल पावर से एम्पावरमेंट नहीं मिल रही थी।
और वहाँ से उसने अपने सारे सुरक्षात्मक बंदोबस्त करने के बाद जब वो कम्युनिटी के बीच आया, तो आज एक 6 रुपए का सामान, 6 रुपए की एक क्वाइन लगभग 1 करोड़ रुपए की हो चुकी है 15 सालों में। तो उसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं, एल्गोरिदम है उनका, पूरा एक 40 साल का पुराना इतिहास है, वो यहाँ तक पहुँचने में एक लंबी यात्रा तय किया है। दोबारा हम स्पेशल क्रिप्टो के पॉडकास्ट पे अगर आपको बुलाएं जी तो जी आप जी जी, बेहतर तरीके बिल्कुल से बता बिल्कुल, तब पाएंगे। मैं आपको पूरी तो तरीके से आप क्रिप्टो की वकालत कर रहे हैं। मैं क्रिप्टो की वकालत नहीं कर रहा हूं, ऐसे कहिए कि मैं क्रिप्टो को समर्थन दे रहा हूं और क्रिप्टो के नॉलेज को लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि आप गलत और सही का निर्णय ले सके। नहीं तो आपके हिसाब से क्रिप्टो सही है तभी तो आप उसका बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके के बैंकों के साथ हमारे व्यवहार चल रहे हैं, प्राइमरी कौन है सर? पॉलिटिकल पावर में प्राइमरी कौन है? हमारा संविधान भी कहता है कि भारत के नागरिक इस संविधान को अंगीकार करते हैं, यानी कि भारत का आम नागरिक ही किसी भी पॉलिटिकल पावर को जन्म देता है। लेकिन आज क्या आप किसी नेता से मिल सकते हैं, या कोई नेता से वो नेता आपके पास, अगर उसका कोई राजनीतिक हित न हो, वोट न मांगना पड़े, कभी आपका हालचाल लेता है? जबकि प्राइमरी इकाई आप हैं जिनकी वजह से वो नेता है। उसी तरह बैंकों के साथ भी हुआ। आज कोई भी बैंक उसके निवेशक यानी कि उसके जमाकर्ता के पैसे से चलता है, लेकिन क्या आप किसी बैंक में स्वतंत्रता पूर्वक अपना कोई भी ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं? मतलब वीआईपी कल्चर हावी है। आप अपना पैसा निकालने के लिए जाते हैं और आपको वहां पे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे आप उधारी मांगने जा रहे हैं, एक काउंटर से दूसरे काउंटर। आज आपका बच्चा विदेश में पढ़ता हो और विदेश में पढ़ने वाले बच्चे को आपको 2 लाख रुपए फीस के लिए भेजनी है इमरजेंसी, तो क्या संभव है कि आप भेज पाएंगे? बैंकिंग प्रक्रिया को इतना जटिल बना के रखा गया है कि वह संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एक नॉन पॉलिटिकल पावर ने, नॉन पॉलिटिकल करेंसी ने जन्म लिया, जो एक ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एक शरीर और आत्मा का संबंध है। आप विद इन सेकेंड अपने बच्चे को अमेरिका में पैसा प्रोवाइड कर पा रहे। अरे हाँ, चलते चलते ये भी पूछूंगा कि एक आर्टिस्ट भी हैं, तो आर्टिस्ट ये मिमिक्री करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी कुछ करके बताइए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए सर, आपने बताया कि आर्टिस्ट हैं। मैं अपने एजुकेशन पीरियड में अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा फैन था और आज भी हूँ। उनकी एक एक इंटरव्यूज से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये जो सतत सीखने की प्रक्रिया है, उस उनके इंटरव्यू से ही मैंने सीखी, तो उन्हीं को मैं कॉपी करता हूँ। अच्छा। कभी कभी स्टेज पे, जब मैंने 3 साल स्टेज किया शुरू में, चूँकि शुरुआती आर्थिक स्थिति परिवार की बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैं अपने मतलब पॉकेट मनी के लिए अच्छा, स्टेज शो करते भी थे। करता था। अच्छा। तो मैंने इसको 1993 तक कंटिन्यू रखा, फिर उसके बाद मैंने करना बंद किया। लेकिन आज भी कहीं मौका मिलता है तो चूकता तो नहीं। यहाँ मौका है, करिए। तो मैं आपको अमिताभ बच्चन जी का एक स्टाइल दिखाता हूँ। आप अमिताभ बच्चन जी का स्टाइल दिखाइए, लेकिन क्रिप्टो अगर अमिताभ जी करते होते और उनको संजीव श्रीवास्तव को बताना होता तो कैसे बताते, ये बताइए। ओहो, चलिए ठीक है। अब माइक कितना साथ देगा मुझे नहीं पता, मैं प्रयास करता मेरा माइक बहुत अच्छा है। मिस्टर संजय श्रीवास्तव जी, वेरी नाइस टू मीट यू। आई थिंक आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आप क्रिप्टो में कुछ इन्वेस्टमेंट करने की बात सोच रहे थे, तो मैंने ये सोचा क्यों नहीं हम ये आपको बता देते हैं, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो तो काफ़ी पुराना है और ये दुनिया जानती है कि मैंने क्रिप्टो से अर्न भी किया है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप कितने से यहाँ पे निवेश करना चाहते हो, तो फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे निवेश करें। अब अमिताभ बच्चन अगर बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, लेकिन मैं कहने वाला हूं नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये दोस्तों एक झलक थी विष्णु जी से, और इससे पहले मैं इनसे विदा लूं, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि विष्णु जी जैसे लोग बहुत सारे इस समाज में, समाज के लिए काम करने के लिए उत्साहित हैं, उत्सुक हैं। इनका वेलकम करिए, इनका स्वागत करना चाहिए, मतलब कंसल्टेंसी का स्वागत करना चाहिए। कहते हैं कि
वाल्मीकि पहले एक डाकू हुआ करते थे, उनकी जिंदगी में एक अदद राम आया और वो वाल्मीकि बन गए, उन्होंने महाकाव्य की रचना कर दी दोस्तों। तो हो सकता है कि बहुत सारे दर्शक देखने वाले हम इस पॉडकास्ट को या इस विधा को डकैती ही समझें, लेकिन आप राम बन के आइए ना हमारी जिंदगी में, हो सकता है हम भी इतिहास रचे, हम भी कोई महाकाव्य लिख दें। बिल्कुल। तो इन्हीं शब्दों के साथ बस आज इतना ही, और समय समय पर हम आपके सामने दुनिया के बहुत बड़े लोग नहीं, लेकिन हाँ एक आम सामान्य जो लोग अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं उनके साथ मैं आपसे साक्षात्कार करता रहूंगा, पॉडकास्ट करता रहूंगा। पॉडकास्ट क्या है, कैसे है, ये बातें अधूरी रह गई, फिर किसी मुलाकात में आपको बताऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके परिवार से ज्यादा आपकी जरूरत मुझे है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष, धन्यवाद।